जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। और आज हम लोग लेके आ गए अपने फुल सिलेबस टेस्ट नंबर 21 का डिस्कशन फॉर री नीट एग्जामिनेशन। बच्चों, मेरी तरफ से आप लोग को री नीट एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक। बहुत बहुत विशेष उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे। हम लोग ने इतनी तैयारी की है और इतने टेस्ट पेपर से प्रैक्टिस की है, तो इसलिए मेरी तरफ से और न्यू लाइट इंस्टीट्यूट टीम की तरफ से आपको बेस्ट ऑफ लक। तो चलिए बच्चों, हमारे एसपी सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 46 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 में हमको एक ग्राफ दिया गया है और ये ग्राफ हम लोग ने प्लॉट किया है। एक्स एक्सिस पे हमने इट्स मास ऑन एक्स एक्सिस लिया है और वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ एटम लिया। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट फॉर विच द ग्राफ इज प्लॉटेड। Na 6 × 10⁻23 दिया गया। तो देखिए बच्चों, हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, जैसा कि हम लोग पहले ग्राफ को खींचने की इक्वेशन डिजाइन करेंगे और हमें मालूम है कि हमको W और N के बीच में ग्राफ खींचना। तो हमें मालूम है मोल बराबर होता है N/Na, N/Na। और दूसरा पेज ले लेते हैं, यहां पर देख लेते हैं N/Na इक्वल टू W/m, जहां m एटॉमिक मास है किसी एलिमेंट का। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। n इक्वल टू, हम लोग रीअरेंज कर लेते हैं, Na अपॉन मोलर मास इंटू 1/W। ऐसा हम लोग ने, सॉरी, W इस तरीके से अरेंज कर लिया। अब ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसको हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c से जाएंगे और हमें यहाँ मालूम है कि यहाँ पर इंटरसेप्ट 0 है। और अभी हमारा y एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ एटम ले लिया, y एक्सिस पे हमने नंबर ऑफ एटम ले लिया है। हमारा जो स्लोप है वो हमारा Na अपॉन मोलर मास है और x एक्सिस पे हमने वेट लिया है। और ये हमारा सेंटर पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है क्योंकि इंटरसेप्ट 0 है। अब हम लोग ने यहाँ पर ये देख लिया कि हमारा जो m यानी कि स्लोप है वो स्लोप हमारा Na अपॉन एटॉमिक वेट होगा, Na अपॉन एटॉमिक वेट होगा। और जो स्लोप होता है वो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा के बराबर होता है, tan थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पर हमको दिया गया है थीटा tan इनवर्स, यहाँ पे हमें दिया गया है थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1.5 इंटू 10⁻22, 10 की पावर 22। तो अगर हम इसको यहाँ पर ऐसे कर लें, थीटा अपॉन tan इनवर्स इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻22, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1.5 इंटू 10 की पावर 22। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर 22। अब हम लोग इसको रीअरेंज कर लेंगे तो एटॉमिक वेट इक्वल टू आ जाएगा Na यानी कि 6 इंटू 10⁻23 अपॉन 1.5 इंटू 10 की पावर 22। ये कैंसिल किया तो 40 इंटू 10 आ गया, यानी कि 40 आ गया। तो जो हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा वो होगा सेकंड, यहाँ पर 40 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 46 में सेकंड ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलेंगे। If for a bulb rate of emission of photon having wavelength 6.662.6 nanometer is 3 into 10 to the power 20 second inverse, then power of bulb is। तो पावर आप जानते हो कि पावर इक्वल टू होता है जूल पर सेकेंड, यानी कि वर्क डन हमको यहाँ पे निकालना है पर सेकेंड में। इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, वर्क डन पर सेकेंड, वर्क डन पर सेकेंड। अब वर्क डन अगर हमको निकालना है तो वर्क डन एनर्जी के बराबर होता है, एनर्जी।
और ये एनर्जी 1 फोटोन की है। लेकिन अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा हैं, जैसे कि यहाँ पर 3 × 10⁻20 फोटॉन्स पर सेकेंड निकल रहे हैं, तो हमको यहाँ पर करना पड़ेगा NE पर सेकेंड। n हमारा क्या दिया हुआ है, अभी हम लोग और फॉर्मूला रिफाइंड कर लेते हैं, इसको कर लेंगे SC/λ पर सेकेंड आ गया ये। अब ये हम लोग ने n का नंबर है 3 × 10⁻20 और हमारा h है 6.63 या 2 मान लो, 6.62 × 10⁻34 और हमारा c है 3 × 10⁸, 3 × 10⁸। और उसके बाद जो लेमडा है हमारा, वो लेमडा हमारा 662.6 नैनोमीटर दिया गया। तो 662.6 × 10⁻- हम लोग कर लेते हैं 9 मीटर। अब हमने इसको MKSA में डिजाइन कर लिया है। अब अगर आप इसको देखें तो यहां से आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये 662 को अगर 6.62 कर दें तो यहाँ 10⁻⁻7 आ जाएगा। तो अब हम लोग ये वाला वैल्यू ये इससे कैंसिल करेंगे और ये 10⁻⁻7 को ऊपर लेके जाएंगे तो 10⁻+7 बन जाएगा, तो 10⁻15 हो जाएगा और 3 3 90 हो जाएगा। 3 3 9 अभी कर लीजिए पहले आप, 3 3 9 और उसके बाद ये 10⁻15 और 20 हमारे पास आ जाएगा 35 और 35 में से 10⁻34 को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा फाइनली 90। तो 90 वाट पर सेकेंड हमारा आ जाएगा, 90 जूल पर सेकेंड, दैट मीन्स 90 वाट आ जाएगा। थर्ड ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 48 में एक हमारा एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी का क्वेश्चन है और एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में आप जानते हैं कि जब हम किसी कॉलम में मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस को पास आउट करते हैं ABC को, तो जिसकी एड्सॉर्प्शन पावर ज़्यादा है, जो अच्छा एड्सॉर्बेट है, वो पहले यहाँ पर कॉलम बना के रिलीज हो जाता है और जो थोड़ा सा लेस एड्सॉर्ब होता है वो बाद में, और जो लीस्ट एड्सॉर्ब होता है वो सबसे नीचे एड्सॉर्ब होता है। तो जो सबसे ज्यादा एड्सॉर्ब होने वाला है वो सबसे ऊपर आएगा कॉलम में। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है। गिवन बिलो इज कॉलम ऑफ एड्सॉर्बेंट, एड्सॉर्बेंट मतलब जो खींचता है, जो एड्सॉर्ब करता है, तो ये कॉलम ऑफ एड्सॉर्बेंट है। विच द मिक्सचर ऑफ कंपाउंड ABC इज प्लेस व्हेन द सॉल्वेंट इज पोर्ड थ्रू द कॉलम। ABC यहाँ रखा, फिर सॉल्वेंट डाला जो ABC को लेकर नीचे जाएगा। When the solvent is poured through the column, the components are separated depending upon the degree of adsorption. Degree of adsorption जैसे बताया, जिसकी सबसे ज्यादा है वो सबसे ऊपर होगा, जिसकी डिग्री ऑफ एड्सॉर्प्शन सबसे कम है वो सबसे नीचे होगा। Which of the given statement is correct? A is the most weakly adsorbed component, hence remain near the top। गलत हो गया, क्योंकि A अगर near the top है इसका मीन्स ये मोर एड्सॉर्ब होना चाहता है, ये वीकली एड्सॉर्ब नहीं है, ये स्ट्रांगली एड्सॉर्ब है। ए इज द मोस्ट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब कंपोनेंट, हेंस नियर टू द टॉप, सही हो गया। सी इज द मोस्ट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब कंपोनेंट, हेंस इज फाउंड नियर द बॉटम, जो नियर द बॉटम आएगा वो लीस्ट एड्सॉर्ब होगा, तो यहाँ मोस्ट लिख दिया, गलत हो गया। बी इज द मोस्ट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब, मोस्ट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब सेंटर ऑफ द कॉलम, गलत हो गया, क्योंकि मोस्ट स्ट्रांगली एड्सॉर्ब को सबसे टॉप पे आना चाहिए, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन के साथ यहाँ पर जाना सही रहेगा। यहाँ पर देखिए हमको कुछ कॉलम फर्स्ट में रिएक्शन दी गई है और कॉलम सेकंड में उनका टाइप बताना। तो अब देखिए इसमें हो क्या रहा है कि ये हमारे पास एक सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, तो ये सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हमारा यहाँ पर कार्बोकेटायन बनाएगा और SN1 से इसको जाना चाहिए और यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होगी, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन मोर स्टेबल बन जाएगा और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो C2H5 वो माइनस होगा यहाँ पे, तो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा
और क्योंकि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो रहा है तो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। तो जो A है वो सेकंड के साथ मैच बनाएगा। अब A सेकंड के साथ एक ही ऑप्शन में मैच है तो ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो गया। फिर भी अगर आप मान लीजिए कि A से नहीं जज कर पाएगी क्या है, तो ये तो देखो बिल्कुल स्पष्ट है क्योंकि यहाँ पे 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है और 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड मोस्टली SN2 मैग्नेटिज्म को फॉलो करता है और यहाँ AgOH के साथ ये हमारा अटैक होगा और इसमें OH माइनस न्यूक्लियोफाइल होगा और ये हमारा SN2 को फॉलो करेगा, यानी कि B का थर्ड। तो B का थर्ड भी एक ही जगह पर है सेकंड ऑप्शन में, तो यही हमारा मैच कर सकते थे। फिर भी नहीं तो सबसे सरल तरीका ये है कि पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में जब एल्कीन पर हमारा हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन होता है, स्पेशली HBr का, तो ब्रोमाइड कॉर्नर पे जाता है। ये एक हैरेस्ट इफेक्ट है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, तो C का 4 हो जाएगा। और एल्कोहलिक KOH के साथ एलिमिनेशन यहाँ पे हो रहा है तो ये बीटा एलिमिनेशन है, तो D का फर्स्ट हो जाएगा। The order of ionization potential between He plus and H atom both species are in gaseous state। तो भाई ये बात समझ लीजिए कि He plus 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और जो H है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, H भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, He प्लस भी 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हमको ये मालूम है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी प्रोपोर्शनल टू ZeFF होती है, या फिर जितना पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है उतनी ज़्यादा होगी और जितना निगेटिव चार्ज ज़्यादा है उतनी कम होगी। तो H पर 0 चार्ज है और He पे +1 चार्ज है तो He प्लस का ज़्यादा होगा H से। बाकी अगर आप इसको, ये तो हमने पीरियोडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया, अगर आप इसको स्ट्रक्चर ऑफ एटम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो आपको ये फॉर्मूला याद होगा, 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में आयनाइजेशन एंथैल्पी बराबर होता है +13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, +13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो Z अगर हाइड्रोजन है तो 1 होगा तो उसका 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। अगर हीलियम का Z 2 है तो 2 2 सा 4, तो यहाँ 13.6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 54 के समथिंग आने लगेगा। और इस तरीके से He प्लस का और H का हम लोग निकाल के भी देख सकते हैं वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हम लोग ने 50 का थर्ड फाइनल कर दिया है। इक्वल वॉल्यूम ऑफ M/20 ग्लूकोज एंड M/20 सुक्रोज सोल्यूशन एट 300 K पे मिक्स किया गया विदाउट चेंज इन टेम्परेचर इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, सुक्रोज सोल्यूशन और मिक्सचर ऑफ 2 सोल्यूशन आर π1 π2 π3 है तो क्या होगा उनका रिलेशन। अब देखो ग्लूकोज और सुक्रोज दोनों नॉन इलेक्ट्रोलाइट हैं तो I1 है, तो अगर मोलैरिटी सेम है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, बिकॉज आप लोग जानते हो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू CRT इंटू I होता है। अब टेम्परेचर चेंज किया नहीं गया, R चेंज होगा नहीं, I सेम है तो पाई प्रोपोर्शनल टू C हो जाएगा और C सेम है यानी मोलर कंसंट्रेशन, तो फिर वही बात हो गई, यानी कि π1 और π2 बराबर है। अब ये तो गलत हो गया, अब π1 π2 बराबर है, π1 π2 यहाँ बराबर है तो π3 निकालना है। तो π3 निकालने के लिए मिक्सचर की हमको मोलैरिटी निकालनी होगी। तो मिक्सचर की मोलैरिटी कैसे निकालेंगे, तो मिक्सचर की मोलैरिटी निकालने का फॉर्मूला आपको पता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 या टोटल वॉल्यूम। हालांकि आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि जब आप इक्वल वॉल्यूम मिला रहे हो तो मोलैरिटी हाफ हो जाएगी, तो इसकी मोलैरिटी M/40 हो जाएगी, इसकी मोलैरिटी M/40 हो जाएगी, फिर M/40 को जोड़ दोगे क्योंकि मिक्सचर बना रहे हो तो फिर से M/20 आ जाएगी। तो डायरेक्ट दिख रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन होगा π1 इक्वल टू π2 इक्वल टू π3। लेकिन अगर आप ऐसे कंफर्टेबल नहीं है कि इक्वल वॉल्यूम है लिया है तो मोलैरिटी हाफ हो जाती है
अब इसकी मोलरिटी हाफ हो गई, ग्लूकोज सोल्यूशन की, सुक्रोज की मोलरिटी हाफ हो गई। जब मिक्सचर बनाया तो फिर से मोलरिटी वही आ गई जो शुरू में थी। तो इसलिए अगर आपको ये सोचने में दिक्कत है तो आप रख के निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मोलरिटी 1/20 है इंटू वॉल्यूम V है मान लो, फिर 1/20 है और वॉल्यूम V है, और अब यहाँ पर V प्लस V बराबर 2V कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 1/20 मिल जाएगा फिर से। तो अब फिर से ये मिक्सचर की मोलरिटी भी 1/20 आ गई, इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी वही होगा जो ग्लूकोज का अकेले और सुक्रोज का अकेले था। तो हम लोग इसमें गए हैं फर्स्ट ऑप्शन के साथ। Which of the following is our statement correct for alcohol? अल्कोहल के लिए हमें स्टेटमेंट बताना है। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ फिनॉल इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अल्कोहल। चलिए चेक कर लेते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास ये हमारे पास भैया फिनॉल है, और अगर इसका हमको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो इसको एज ए कॉन्जुगेट बेस ट्रीट करना पड़ेगा। तो कॉन्जुगेट बेस ट्रीट करना पड़ेगा तो प्रोटॉन का एडिशन हो जाएगा इसमें, और मुझे ये मिल जाएगा। ये मिल जाएगा। और अगर हमारे पास ये है ROH अल्कोहल है, और ये इसका हम ये जैसे ये कॉन्जुगेट एसिड बनाया था, ऐसे इसका भी कॉन्जुगेट एसिड बनाना चाहते हैं, तो ये खुद कैसे बिहेव करेगा? एज ए बेस बिहेव करेगा। तो अब यहाँ पर H प्लस हमने ऐड कर दिया। तो जब हमने इसमें H प्लस ऐड किया तो हमारे को मिल गया ROH2 प्लस। अब इन दोनों की आप स्टेबिलिटी कंपेयर करिए, तो आप देखेंगे कि यहाँ जो R ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, प्लस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो प्लस आई इफेक्ट चलेगा। तो प्लस आई इफेक्ट चलेगा तो इस पे पार्शियल माइनस करेक्टर जनरेट होगा, और इसकी स्टेबिलिटी इनहेंस होगी, इंक्रीज होगी। यहाँ पर कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, और जो फेनिल रिंग होता है वो माइनस आई इफेक्ट डालता है, तो इस पे पार्शियल प्लस बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा लेस स्टेबल, और ये हो जाएगा मोर स्टेबल। वो हो जाएगा लेस स्टेबल और ये हो जाएगा मोर स्टेबल। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, और रेजोनेंस के थ्रू भी देख सकते हैं, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अगर रेजोनेंस में जाता है तो इसके ऊपर प्लस और डेवलप होने लगता, तो वो भी हम लोग देख सकते थे। तो फाइनली हमारा ये स्टेटमेंट गलत साबित हुआ। यहाँ पे कह रहा कॉन्जुगेट एसिड ऑफ फिनॉल इज मोर स्टेबल, तो ये बात गलत हो गई, ये तो लेस स्टेबल था। नेक्स्ट, कॉन्जुगेट बेस ऑफ फिनॉल इज मोर स्टेबल देन कॉन्जुगेट बेस ऑफ एल्कोहल। तो ये बात तो सही है, ये सब लोग ने पढ़ा हुआ कि ये हमारे पास फिनॉल है, इसको हमको एज ए एसिड यूज करना। अगर इसका कॉन्जुगेट बेस बनाएंगे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा, जिसमें कि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। और जो हमारा एल्कोहल है ROH, अगर उससे हम लोग H प्लस का लॉस करें तो RO माइनस बन जाएगा। ये R इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, तो ये लेस स्टेबल हो जाएगा, और इसमें रेजोनेंस होगा तो ये मोर स्टेबल हो जाएगा, मोर स्टेबल। तो फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल होता है इन कंपैरिजन टू एल्कोक्साइड आयन के, ये सही है। लोअर एल्कोहल है प्लीजेंट स्मेल एंड बर्निंग टेस्ट, एनसीईआरटी की लाइन है, सही है। फिनॉल हैज अनप्लीजेंट स्मेल एंड एग्जिस्ट इन सॉलिड एज वेल लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। प्योर फिनॉल सॉलिड होता है, बट ये जो प्योर फिनॉल होता है ये मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करता है, तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके डे लिक्विड सिलिकेंट की तरह ये बहने लगता है, और इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये लिक्विड स्टेट में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर मॉइस्चर की प्रेजेंस में होगा तो लिक्विफाई होने लगेगा, पिघलने लगेगा, और अगर ड्राई एयर की प्रेजेंस में है तो सॉलिड रहेगा। तो सेकंड भी सही, थर्ड भी सही, और फोर्थ भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड सही मानेंगे, फर्स्ट हमारा सही नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। 52 के बाद हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 53।
मैच द फॉलोइंग हाइड्रोलिसिस ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl की जब वाटर से रिएक्शन कराएंगे और हीट करेंगे या 25 डिग्री सेल्सियस पे भी इसको ले जाएंगे तो ये यहाँ पे हमको फिनॉल दे देगा। ये फिनॉल बनाने की रिएक्शन है। तो ए से हमको मिलेगा 4, ए से 4 एक ही जगह पर मिला है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा अगर आप जानते होंगे तो। फिनॉल में NaOH मिलाओ, तो फिनॉल में NaOH मिलाओ भाई C6H5OH और इसमें मिला दिया है NaOH। तो जब NaOH मिला दिया तो C6H5ONa मिल जाएगा, सोडियम फिनॉक्साइड C6H5O- Na+ सोडियम फिनॉक्साइड, और इसकी मेथाइल क्लोराइड से रिएक्शन करा दीजिए आप CH3Cl से, तो NaCl निकल जाएगा और NaCl निकलने के बाद C6H5OCH3 आ जाएगा, यानी कि एनीसॉल, इसका नाम एनीसॉल है। तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ए का 4, बी का फर्स्ट। रिएक्शन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड विद CO2 कोल्बे रिएक्शन की बात की गई है, सब लोग जानते हैं कि ये सैलिसिलिक एसिड बना देगा, तो सी का सेकेंड। फिनॉल प्लस कंसंट्रेट HNO3 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल यानी पिक्रिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यूनिट ऑफ Kc फॉर द इक्विलिब्रियम। तो यूनिट ऑफ Kc हम लोग जानते हैं, यूनिट ऑफ Kc हम लोग निकालेंगे मोल पर लीटर की पावर डेल्टा Ng। अब ये यहाँ पे मोल पर लीटर को हम लोग मोलैरिटी भी लिख सकते हैं, और डेल्टा Ng की जगह पे 4 गैस 6 गैस 4 + 6 - 4 गैस 5 गैस, तो मोलैरिटी को हम लोग लिख देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे कैपिटल M से, और यहाँ पे 10 - 9 यानी कि 1 आ जाएगा, यानी मोलैरिटी ओनली। सेकेंड ऑप्शन सही होगा, 54 का सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 55, द शेप विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स आर। देखिए ये ट्राइसेलिलएमीन है, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सिलिकॉन SiH3 पहले पिरामिडल शेप में था, लेकिन इसका जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये सिलिकॉन को प्रोवाइड कर दिया था, इसलिए ये ट्राइगोनल प्लानर हो जाता। और जो ट्राइमेथिलेमीन है, ट्राइमेथिलेमीन में नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन CH3 को नहीं दिया जा सकता क्योंकि C के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये पिरामिडल है। तो प्लानर होना चाहिए पहले, यहाँ पिरामिडल है, गलत है, गलत है। प्लानर पिरामिडल, प्लानर पिरामिडल, दो ऑप्शन की पॉसिबिलिटी, तो तीसरे पे जाना पड़ेगा। अब H3 अब इसका जो P का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके वैकेंट D में नहीं डोनेट कर पाते हैं, बिकॉज थर्ड पीरियड के बीच में पाई बॉन्ड बनने की टेंडेंसी बहुत मिनिमम होती है, और वो भी पी पाई या पी पाई डी पाई बॉन्ड बहुत मिनिमम पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बहुत मिनिमम है, इसलिए ये जैसे था वैसे रहेगा, यानी कि पिरामिडल रहेगा। तो प्लेनर, पिरामिडल और पिरामिडल, यानी 55 में हम लोग जाएंगे सेकेंड ऑप्शन के साथ। करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द एंड प्रोडक्ट Z इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इज। तो अब भैया बना लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। अब इसकी रिएक्शन हम लोग ने NaBH4 से कराई, तो आपको तो पता है NaBH4 एक माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है,
तो ये पाई बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा, लेकिन एल्डिहाइडिक ग्रुप को एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। तो मुझे मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 OH। अब इसकी रिएक्शन HCl ZnCl2 के प्रेजेंस में कराएंगे, प्राइमरी अल्कोहल है, और यहां पे मुझे मिल जाएगा क्लोराइड CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। अब ये सर हमारा बना था X, ये बन गया है Y। अब हम लोग ने केसीएन की रिएक्शन कराई, फिर H+ यानी हाइड्रोलिसिस कराई। तो केसीएन की रिएक्शन कराइए सबसे पहले, केसीएन की रिएक्शन करा दीजिए। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN ये बन गया, और फिर हाइड्रोलिसिस करा दीजिए। तो हाइड्रोलिसिस में साइनो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 COOH। अब मुझे इनके बारे में पता करना है, ये Z है हमारा। प्रोडक्ट Z डू नॉट शो HVZ रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन में हमें मालूम है कि जो अल्फा कार्बन है उसका H हट के क्लोरीन आता है, तो इसमें HVZ रिएक्शन हो सकती है। ये कह रहा नहीं होगी, गलत हो गया। प्रोडक्ट Z शोज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ना ये कायरल है ना ये कायरल है, कोई भी कायरल कार्बन नहीं है, इसलिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करेगा। प्रोडक्ट Z शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भाई ये जरूर शो कर सकता है, क्योंकि इसमें ये C डबल बॉन्ड C, मान लीजिए H यहाँ ऊपर है, H यहाँ ऊपर है, यहाँ पर CH3 है, और यहाँ पर CH2 COOH है, CH2 COOH। तो ये हमारा सिस हो गया, और अगर हम H की पोजीशन आमने सामने कर देंगे तो ट्रांस हो जाएगा। इसलिए ये बात सही है कि ये लोग हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकते हैं। प्रोडक्ट Z शो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट ये किसी भी तरीके नहीं शो कर सकते हैं, क्योंकि इनमें पहली बात तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक कीटोनिक ग्रुप नहीं है। दूसरी बात यहाँ पर C डबल बॉन्ड O के बगल में CH3 नहीं है, तो ये भी हमारा गलत साबित हुआ, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। Assertion only a small amount of HCl is required in the reduction of nitro compound with iron scrap। ये बिल्कुल सही बात है, आपने पढ़ा होगा एमीन चैप्टर में कि नाइट्रोबेंजीन को पहले हम लोग Sn प्लस HCl के रिएक्शन से एनलीन में रिड्यूस करते थे, लेकिन बाद में ये हुआ कि Sn प्लस HCl की जगह Fe प्लस HCl का यूज किया जाए, और उसमें फायदा ये होता कि केवल बहुत कम मात्रा में HCl को यूज करना पड़ता, क्योंकि जो FeCl2 हमारा बनता है वो फर्दर वाटर से हाइड्रोलाइज होके फिर से HCl आसानी से दे देता है, तो यहाँ रीजनरेशन ऑफ द HCl की पॉसिबिलिटी रहती है, इसलिए ये फायदेमंद ज्यादा है। रीजन FeCl2 फॉर्म गेट्स हाइड्रोलाइज टू रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड ड्यूरिंग द रिएक्शन। एसर्शन भी सही, रीजन भी सही, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना चाहिए। द वर्क डन इन आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 2 लीटर ऑफ एन आइडियल गैस एट 20 atm एट 25 डिग्री सेल्सियस इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम में आप एक्सपेंशन करोगे तो एक्सटर्नल प्रेशर 0 होगा, फ्री एक्सपेंशन होगा, और वर्क डन 0 हो जाएगा, इसलिए इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। How much time is required to decompose 18 gram of water electrolytically into H2 and O2 passing 3 ampere current। तो जैसे अगर हम लोग वाटर वाली रिएक्शन बना लें, H2O को जब आपने इलेक्ट्रोलाइज किया तो इलेक्ट्रोलाइज करने पे ये H2 और O2 में कन्वर्ट हो गया। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, यहाँ 0 है, यानी चेंज कितने का आ रहा, 2 का आ रहा, तो वैलेंसी फैक्टर वाटर का 2 है। अब अगर वाटर का इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहते हो तो इक्विवेलेंट वेट मोलर मास ऑफ वाटर 18
अपॉन वैलेंसी फैक्टर 2 यानी 9 आ जाएगा। अब आप इसको इक्विवेलेंट वेट जब 9 आ गया तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। W हमें दिया गया तो W/E और हमको करंट दिया गया है और टाइम पूछा गया है तो IT अपॉन 96,500। ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। अब W मुझे गिवन है 18 ग्राम्स तो यहाँ पर आ गया 18। इक्विवेलेंट मास हमने 9 निकाला है। I हमको 3 एम्पियर दिया गया है। T हमें निकालना है 96,500 हो जाएगा। और इस तरीके से हमको यहाँ पे मिल जाएगा 9 2 ज़ा 18 और 2/3 तो T इक्वल टू 2 इंटू 96,500 अपॉन 3 ये आ जाएगा सेकेंड। लेकिन यहाँ सब ऑप्शन आर्स में दिए हुए हैं तो इसको आर्स में बदलना पड़ेगा। तो 2 इंटू 96,500 अपॉन 3 इंटू 60 इंटू 60 यानी 3600। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितने आर्स आता है। टू इंटू 96,500 डिवाइडेड बाय 3 and divided by 3600 17.87 आवर्स आ रहा। 17.87 आवर्स। सेकेंड ऑप्शन। Which of the following combination of atomic orbital lead to formation of anti bonding? जब इस तरह की दो एटॉमिक ऑर्बिटल दी गई हो तो आप ये देखिए कि ये अगर आपस में मर्ज हो रही है, प्लस प्लस के साथ मर्ज हो रहा है, माइनस माइनस के साथ मर्ज हो रहा है, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। और ये जब मर्ज होगा, देखो मैं यहां बना देता हूं, इसकी मर्जिंग में मुझे ये मिलेगा। देखिए ये आ गया हमारे पास और ये आ गया। अब ये प्लस प्लस में मर्ज हो रहा, माइनस माइनस में मर्ज हो रहा, तो ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। और अगर इसकी मर्जिंग करेंगे हम लोग तो इसमें क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, आधा भाग प्लस प्लस है, आधा भाग प्लस माइनस है। सेम साइन पे बॉन्डिंग बनता है, अपोजिट साइन में एंटी बॉन्डिंग बनता है। तो ये आधा भाग बॉन्डिंग बनाना चाहेगा, आधा भाग एंटी बॉन्डिंग, तो ये नो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, नो बॉन्ड। यहां पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। माइनस से माइनस सेम साइन, प्लस से प्लस सेम साइन, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। यानी कोई भी ऐसा नहीं है जो एंटी बॉन्डिंग बनाएगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन के साथ जाना सही रहेगा। 61 देखिए, थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत आसान। सिस्प्लेटिन एंटी कैंसर कंपाउंड होता है, आपको मालूम है। कोबाल्ट कैटायन विटामिन B12 में प्रेजेंट होता है, ये भी सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम 2+ होता है और यहाँ पे मैग्नीज कैटायन दे दिया है, गलत हो गया। और यहाँ हमसे इनकरेक्ट पूछा भी गया था। और EdTA4- को हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम के एस्टिमेशन में यूज करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन और यूजेस से आप इसको देख सकते हैं। तो हमारा जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट था वो थर्ड था। Which of the following statement is not correct? Only alpha amino acid are obtained on hydrolysis of protein। बिल्कुल सही, क्योंकि प्रोटीन बनते ही अल्फा एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से हैं। तो ये यहाँ पर सही है। हमको कैसा स्टेटमेंट चाहिए, नॉट करेक्ट। द अमीनो एसिड विच आर सिंथेसाइज इन बॉडी आर नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड, ये भी सही है। प्रोलाइन ऑन ट्रीटमेंट विद HNO2 प्रोड्यूस येलो कलर प्रोडक्ट। तो देखो प्रोलाइन होता क्या है, प्रोलाइन ये होता है भाई, ये प्रोलाइन होता। तो ये जो अल्फा कार्बन है
इसके एक तरफ ये आपका लगा हुआ है H ग्रुप और साइक्लिक। अब ये क्योंकि सेकेंडरी एमीन है और सेकेंडरी एमीन नाइट्रस एसिड के साथ नाइट्रोसोमीन येलो कलर का ऑयली लिक्विड बनाता है, तो ये वाली बात सही है सेकेंडरी एमीन होने की वजह से। अब हमारे पास आ गया है द लेसिग्ने एक्सट्रैक्ट ऑफ सेरीन गिव्स ब्लड रेड कलर व्हेन ट्रीटेड विद FeSO4। तो ये बात गलत हो गई। सेरीन का स्ट्रक्चर क्या है ये सर आप देख सकते हैं, ये सीरीन में नाइट्रोजन ग्रुप है बट सल्फर नहीं है। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का सल्फर हो तो वो हमारा FeSO4 के साथ या फेरिक के साथ ट्रीट करने पे ब्लड रेड कलर दे सकता है। ये हमारा देगा पर्शियन ब्लू कलर, क्योंकि केवल इसमें नाइट्रोजन और कार्बन है, इसलिए ये हमारा स्टेटमेंट गलत साबित हुआ और हमको नॉट करेक्ट ही चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम जाएंगे। 62 में ऑप्शन नंबर 4। 63 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड आर नो पोजीशन आइसोमर्स। देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है 1 2, ये 2 मेथाइल फिनॉल है और ये 1 2 3 मेथाइल फिनॉल है। तो 2 मेथाइल और 3 फिनाइल पोजीशन का डिफरेंस है, ये पोजीशन आइसोमर्स हैं, लेकिन हमें पहचानना है जो पोजीशन आइसोमर्स ना हो। अब इसमें देखो ये साइक्लोहेक्सेनॉल है और ये हमारा ध्यान से अगर आप देखें तो यहाँ पे साइक्लोपेंटेन की रिंग आ रही है, तो इसलिए मेन चेन में ही कार्बन डिफरेंस का अंतर है, इसलिए ये लोग हमारे चेन आइसोमर होंगे, ये पोजीशन आइसोमर्स नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर ये CH2OH यानी ये बेंजिल एल्कोहल है और ये यहाँ पर हमको मिल गया है एनीसॉल। तो बेंजिल एल्कोहल और एनीसॉल ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं, इसलिए सेकंड और थर्ड दोनों हमारे पोजिशनल आइसोमर्स नहीं है। परसेंटेज आयनाइजेशन ऑफ K3FeCN6 निकालना है, डेसीमोलर सोल्यूशन है, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया गया है, टेम्परेचर दिया गया है। चलिए बच्चों फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला आपको मालूम है, फॉर्मूला है पाई इक्वल टू CRT इंटू आई, जहां C कंसंट्रेशन है मोल पर लीटर में, इसको कुछ लोग MRT भी लिखते हैं मोलरिटी के कॉन्सेप्ट से। अब ये यहाँ पर 3.94 आ गया है, मोलरिटी डेसीमोलर दी गई है, डेसीमोलर मीन्स 1/10 होगा, R की वैल्यू 0.0821 होगी, 0.0821 होगी और T हमको दिया गया है कितना 300 केल्विन, 300 केल्विन T है और सबसे पहले I निकाल लेंगे। तो I जब हम लोग निकालने पहुंचे तो I का वैल्यू आ गया 39.4 डिवाइडेड बाय 0.0821 डिवाइडेड बाय 300, 1.59 आ गया। तो I का वैल्यू 1.59 आ गया और हम लोग को मालूम है कि K3FeCN6 एक इलेक्ट्रोलाइट है जो सॉल्यूशन में आयनाइज होगा, इसलिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा 1+n-1 अल्फा। तो अब ये 1.59 माइनस 1, n की जगह पे देखो 3 K है और एक FeCN6 है, यानी 4 आयन है, तो 4-1 अल्फा। तो सर अल्फा बराबर आ जाएगा 0.59/3 और हमको क्योंकि परसेंटेज में मांगा गया तो हम लोग ये मान के चलें, ये 0.59 को हम लोग अप्रोक्सीमेट 0.6 मान लेते हैं, अप्रोक्सीमेट 0.6/3 और परसेंटेज अगर निकालना चाहते हो तो 100 इंटू अल्फा यानी 0.6 इंटू 100/3 यानी आ जाएगा 20% अप्रॉक्स। तो 20% थर्ड ऑप्शन में आ रहा, तो 64 का थर्ड ऑप्शन हम लोग सही मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65।
देखिए यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम दिया गया। आप लोग जानते हैं जब आपका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफर हो तो ऐसी स्पीसीज को आइसोटोप्स कहते हैं। इसलिए ए के साथ क्यू मिलेगा, ए के साथ मिलेगा क्यू। बी, यहां पर आपका एटॉमिक मास नंबर सेम है लेकिन यहां पर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, ये आइसोबार होंगे, तो बी के साथ पी मिल जाएगा। Na प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, Mg2 प्लस के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक होंगे। तो A को Q मिल रहा है, B को P मिल रहा है, C को R मिल रहा है। सेकेंड ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ CO बॉन्ड ऑर्डर इन गिवन कंपाउंड इज। तो देखिए यहां पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जब हम लोग CO फ्री स्टेट में लेते हैं तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। CO फ्री स्टेट में बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है। अब जब हम लोग BH3 को CO से इलेक्ट्रॉन दिलवाएंगे तो इस C पर पॉजिटिव क्रिएट होने लगेगा इलेक्ट्रॉन देने की वजह से, और CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है। तो इसलिए यहां पर जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो 3.5 आएगा, यानी सबसे ज्यादा इसी मुझे लग रहा आर में, तो आर का एक ही में सबसे ज्यादा है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जहां तक पी और एस की बात है तो जब हमारा Fe के साथ CO जुड़ता है और इलेक्ट्रॉन देता है तो उसी समय Fe भी इसको इलेक्ट्रॉन C को देता है इसकी एंटी बॉन्डिंग में। तो अब यहाँ पर CO 5 बॉन्ड तो बना नहीं सकता, 3 अपने और 2 ये, तो इसके बॉन्ड ऑर्डर में कमी आती है, तो ये 3 से कुछ कम कर देता है, 2.5 कर देता है या 2.6 कर देगा, बॉन्ड ऑर्डर घटेगा इसका बैक बॉन्डिंग वजह से। यहाँ बोरॉन में बैक बॉन्डिंग नहीं होती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग नहीं होती, ये मेटल में ही होती है। और MnCO में Mn पे माइनस है तो ये भर भर के CO को इलेक्ट्रॉन देता है। तो जब ये जितना यहाँ C को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिलेगी उतना CO बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड ऑर्डर घटेगा। तो यहाँ पर जो बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा वो होगा MnCO5 माइनस में। जितना माइनस चार्ज बढ़ेगा CO का बॉन्ड ऑर्डर उतना कम हो जाएगा। तो R का सबसे ज्यादा क्योंकि 3.5 था, Q का 3 था, FeCO5 MnCO5 में सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है या आपका पाई एसिड लिंकेज आ रहा है इसके अंदर, तो इसलिए जितना माइनस चार्ज सेंट्रल एटम पे बढ़ेगा उतना बैक डोनेशन बढ़ेगा, और जितना बैक डोनेशन बढ़ेगा उतना ही बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा CO का। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग जाएंगे। CuX2 जैसा कि आपने NCERT में पढ़ा है कि क्यूप्रस और क्यूप्रिक में ज्यादा स्टेबल क्यूप्रिक होता है ड्यू टू हाइड्रेशन एनर्जी हाई क्यूप्रिक आयन की, बट CuI2 में आयोडाइड की स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर होने की वजह से वो क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देता। तो यहां पर अगर आयोडाइड आ जाएगा तो क्यूप्रिक क्यूप्रस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहां पे X की जगह पे अगर आयोडाइड आ जाता है तो CuI2 अगर होता है तो Cu2I2 और I2 बन जाता, बिकॉज आयोडाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता, वो क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट करता है। लेकिन इसी के साथ साथ ये क्वालिटी साइनाइड में भी होती है, बिकॉज साइनाइड इज अ स्यूडो हेलाइड आयन, तो स्यूडो हेलाइड आयन भी हेलाइड की तरह वो भी आयोडाइड की तरह प्रॉपर्टी रखते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये थर्ड यहाँ सही होगा, एक्स साइनाइड या आयोडाइड होगा, तभी यहाँ पर ये हमारा CuX2 CuX में कन्वर्ट होगा। Which of the following reaction does not lead to formation of benzene? कौन बेंजीन नहीं देगा? तो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड में CO2 निकल जाएगी, बेंजीन बन जाएगा। फिनॉल की जिंक से रिडक्शन कराओगे, बेंजीन बन जाएगा। सोडियम बेंजोनेट की सोडा लाइम से रिएक्शन कराओगे, Na2CO3 निकल जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। टॉलिन का हाइड्रोजनेशन कराओगे तो मेथिल साइक्लोहेक्सेन बनेगा, तो इससे बेंजीन नहीं बनेगा, इसलिए फोर्थ ऑप्शन हो गया। इस तरह से बेटा हमने अपने वाले पार्ट के क्वेश्चन डिस्कस किए, उम्मीद है आप सेटिस्फाइड हुए होंगे।
थैंक यू बच्चों, जय हिंद जय। जय हिंद बच्चों, नमस्कार। आज आपका जो रीनीट FST 19 जून क्वेश्चन नंबर 68 तक आपने किया संजीव सर के साथ। अब इसके आगे का सेशन हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 69 से। आइए हम लोग शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट A, B एंड C इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो सबसे पहले आपको ये एल्कीन दी है और इस एल्कीन का अगर आप देखोगे तो रिडक्शन हो रहा है। तो जब ये रिडक्शन हुआ है तो इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगी 3 कार्बन की प्रोपीन। ये प्रोपीन एल्कीन बन गई, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है। तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की बात हम करते हैं तो अब इसमें सीधे सीधे कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो, ठीक है। तो अगर हमने ये बॉन्ड तोड़ा और ओ जोड़ दिया तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट आ गए, CH3CHO और HCHO, फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड। इसको हम शॉर्ट में मीथेनल बोल सकते हैं, आयुपैक नेम है इसका, और इसका जो है इथेनल, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर इसमें एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ B+C गिव्स टोटल 4 डिफरेंट प्रोडक्ट। देखिए अगर हम आपसे बात कर रहे हैं एल्डोल के लिए तो यहां पर अगर आप देखोगे CH3CHO के पास अल्फा हाइड्रोजन है और अल्फा हाइड्रोजन है तो ये जो है एल्डोल रिएक्शन करेगा। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये तो नहीं देगा रिएक्शन, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से समझेंगे, अगर हमें दोनों ही यहां पर B और C दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन होते, दोनों के पास अगर अल्फा हाइड्रोजन होते तो जो टोटल प्रोडक्ट है वो 4 बनते। लेकिन यहां पर तो अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है ही नहीं, नो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा हाइड्रोजन इसके पास है। तो इसके पास अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि यहां पर कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 4 तो बनेंगे नहीं, प्रोडक्ट यहां 2 बन जाएंगे। तो पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। और अगर आप देखोगे तीसरा ऑप्शन, द एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ B+C गिव्स टोटल 2 डिफरेंट प्रोडक्ट, तो बिल्कुल सही है। बी एथेनल है या मेथेनल है ये तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों में एथेनल भी है मेथेनल भी है, B और C ऐसे ही तो निकले हैं, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये देखो ये कितने प्रोडक्ट दे रहा है, 2 डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पे दे रहा है, तो यही आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 गलत क्यों है इसको भी देख लेते हैं। कह रहे हैं बोथ B एंड C प्रोडक्ट शो कैनिजारो रिएक्शन, तो दोनों कैनिजारो रिएक्शन शो नहीं करेंगे। HCHO जो है वो तो कैनिजारो रिएक्शन शो करेगा क्योंकि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन CH3CHO जो है वो नहीं करेगा। इसी तरह बोथ B एंड C शोज हेलो फॉर्म रिएक्शन, गलत। हेलो फॉर्म रिएक्शन के लिए CH3CO प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये जो है सिर्फ और सिर्फ CH3CHO में होगा तो ये हेलो फॉर्म रिएक्शन देगा, जबकि SCHO ये रिएक्शन नहीं देगा। तो कुल मिला के इसका आंसर जो है तीसरा हो गया है। इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया है। इसका आंसर क्या हो गया, तीसरा हो गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 में। रिएक्शन दी गई है स्वार्ट्ज रिएक्शन, सैंडमेयर, वुल्फ फिटिक, फिंकलस्टीन। तो फिंकलस्टीन रिएक्शन हमने आपसे बताया था, याद करिए। यहां पर एल्काइल आयोडाइड बन जाता है, तो जो आयोडाइड देखो कहां पर बन रहा है, आयोडाइड बन रहा है सेकंड में, तो D का 2 हो गया, D का 2 हो गया, क्या हो गया, D का 2 हो गया। स्वार्ट्ज रिएक्शन एल्काइल फ्लोराइड बनता है ना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन हेलो एल्केन की, तो एल्काइल फ्लोराइड, तो A का 4 बन गया बेटा, A का 4 बन गया, D का 2 बन गया। तो जहां जहां पे ये नहीं है उनको पहले काट दो, A का 4 D का 2, ये भी गलत हो गया। अब आप ध्यान से देखो, वुड्स फिटिक में आप सब लोग जानते हो ये एथाइल बेंजीन बन जाएगा, है ना। क्या बन जाएगा, एथाइल बेंजीन बन जाएगा, ठीक। तो आप सीधे सीधे इसको देख सकते हो, तो C का 1 हो जाएगा, C का 1 हो जाएगा। और बात करते हैं सैंडमेयर रिएक्शन की, तो साइनोबेंजीन प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो सैंडमेयर में C ये जो B है B का थर्ड हो जाएगा, B का थर्ड हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, B का थर्ड हो जाएगा।
बी का थर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे बी का थर्ड इसमें दिया है, सी का फर्स्ट इसमें दिया, ए का 4 और डी का सेकंड। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे क्वेश्चन नंबर 70 में। आप इसको देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 70 में थर्ड ऑप्शन के साथ हम लोग चले जाएंगे। आगे चलेंगे, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4 2-। देखिए कॉन्जुगेट एसिड बनाना हो तो ऐड कर देते हैं H+, कॉन्जुगेट बेस बनाना हो तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं H+। तो कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो H+ हटा दो तो क्या बना, HPO4 2-, HPO4 2-, HPO4 2- बन गया। क्या बन गया, HPO4 2- बन गया। तो HPO4 2- यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल सवाल, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलेंगे। द Ka ऑफ HCN आपको दिया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज अ pH ऑफ, आपको ये कंसंट्रेशन भी दिया है और ये HCN एक वीक है एसिड, तो इसके लिए H+ के लिए हम सब लोग जानते हैं C∝² और ये हो जाएगा Ka/C हो जाएगा, ठीक है ना। तो H+ हमें Ka दिया हुआ है, ठीक। तो अगर हम देखेंगे तो H+ बराबर Ka/C से हम निकाल लेंगे पहले। चलिए अब यहां पर अगर हम देखेंगे Ka की वैल्यू में कितनी दी है, 5 × 10⁻10 दी है, 5 × 10⁻10 दी है। C की वैल्यू कितनी है, C 0.050। इसका मतलब क्या है, 5 × 10⁻2 नहीं लिख सकते हैं इसको, 5 × 10⁻2 लिख सकते हैं कि नहीं, 5 × 10⁻2 लिख सकते हैं। तो 5 × 10⁻2 लिख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ठीक, तो अब इसको ये 25 हो जाएगा, ये 25 हो गया। अब ये पावर ऐड हो गई तो सॉल्व करके आया 5 × 10⁻6। कितना आ गया, 5 × 10⁻6। H+ की वैल्यू आ गई 5 × 10⁻6। तो यहां से pH बराबर क्या आ गया, 6 - log 5, 6 - log 5। तो 6 - 0.7 ये कितना हो गया बेटा, 5.3 हो गया। pH कितना हो गया, 5.3 हो गया। देख लीजिए ध्यान से, 5.3 हो गया pH, ठीक। तो इसका pH क्या हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा, 5.3 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सेकंड ऑप्शन के साथ बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 72 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है बेटा। चलिए आगे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द EAN ऑफ सेंट्रल मेटल आइटम इज नॉट सेम। तो EAN का जो फॉर्मूला होता है वो एटॉमिक नंबर माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट +2 × कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर आप सबका निकालोगे यहां पर तो इसका EAN आप निकाल लीजिए। सबसे पहले इस पे कितना चार्ज आ गया, 3 आ गया। तो 26 - 3 +2 × 6, तो ये 35 हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब इधर आ जाइए, FeNH3 है यहाँ पर, FeNH3 3+ है आपकी बार यहाँ, ठीक है। तो ये तो 3+ हो गया। तो फिर से EAN इसका अगर हम देखेंगे इज नॉट सेम, यहाँ पे कह रहा है। तो 26 - 3 +2 × 6, तो ये भी 35 हो गया। ये तो सेम हो गए सर, नॉट सेम आपसे पूछ रहा है। तो क्रोमियम NH3 6 3+ की बात कर रहा है। तो EAN इसके लिए क्या होगा, क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 - 3 +2 × 6, 21 12 33। अब इसके बाद आ जाओ क्रोमियम CN EAN चलिए ठीक है। तो EAN इसका क्या हो जाएगा, 24 - 21 24 माइनस का 3 हो गया और प्लस का 2 ×
6 हो गया, तो ये भी बेटा 33 हो रहा है, तो ये भी सेम हो गया। ठीक है, ये भी सेम हो गया। अब देखो ये तीसरा वाला जरा निकालो FeF6 के लिए, क्योंकि जगह कम है तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6, ये कितना हो गया 23 और 12 35 हो गया बेटा। अब जरा इसके लिए निकालो 26 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 6 35 हो गया। ठीक है, अब जरा यहाँ पे देखो NiCO4 को, तो NiCO4 को जब आप देखते हो तो NiCO4 जो है यहाँ पे 28 माइनस 0 प्लस 2 इंटू 4, तो ये हो गया कितना 36 हो गया। अब इधर आ जाओ NiCN4 माइनस 2 माइनस आ गया, तो ये 28 माइनस 2 प्लस का 2 इंटू 4, तो ये हो गया 26 और 8, ये 34 हो गया। यही डिफरेंट हो रहा है बेटा, फोर्थ वाला डिफरेंट हो रहा है। हम लोग को एक एक करना पड़ा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ही यहाँ पर डिफरेंट है बेटा। ठीक है ना, चलें आगे। अब देखते हैं आगे हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर 74। अब क्वेश्चन नंबर 74, एन एरोमेटिक कंपाउंड X व्हेन ट्रीटेड विद Y, मतलब X और Y ये जो है रिएक्शन कर रहा है, तो इट शोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन FCR एंड गिव्स Z। ठीक है, द कंपाउंड Z शोज पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, जो Z है वो आइडोफॉर्म टेस्ट शो कर रहा है। और मैंने अभी आपसे बताया था इसके पास आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए क्या होना चाहिए, CH3CO होना चाहिए, CH3CO जो है वो होना चाहिए। तो CH3CO होना ही चाहिए, हर हाल में होना चाहिए। तो यहाँ पर XYZ सीक्वेंस में आपसे पूछ रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो जरा, किसके पास यहाँ पर है बेटा ये CH3CO, तो CH3CO इसके पास तो नहीं है, ये है CH3CO इसके पास है, CH3CO इसके पास भी है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम ये बोल सकते हैं या तो ये होगा या तो ये होगा। सर CH3CO तो इसके पास भी है, लेकिन इससे ये Cl लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं जुड़ा होना चाहिए, H लगा हो, R लगा हो। ठीक है ना, तो यहाँ पर या तो सेकंड होगा या तो थर्ड ऑप्शन होगा, या तो सेकंड होगा या तो थर्ड ऑप्शन होगा। अब अगर हम इसकी रिएक्शन करा के देख लेते हैं, तो रिएक्शन कराते हैं कि बेंजीन है, और बेंजीन की रिएक्शन अगर हम CH3COCl से कराते हैं तो आप सीधे सीधे देख सकते हो बेटा, यहां से इसका जो है ये, तो ये बन जाएगा C6H5, क्योंकि जगह कम है, COCH3। तो ये बेटा क्या है आपका, ये X है, ये Y है और ये Z है। देख लीजिए, ये X है, ये Y है और ये Z है। तो अब यहाँ पे मिला लीजिए कौन सा इसमें आपको दिया हुआ है, कौन सा आपको दिया हुआ है आप देख लीजिए। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया बेटा। ठीक है, क्लियर हो गया है। तो ये X है, ये Y है, ये Z है। तो यहाँ पे मिला लीजिए कौन सा आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा बेटा। तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि यहाँ पर जो है वो थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेकंड नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर हम इसको CH3CH2Cl लेते तो फिर हमारे पास रिंग पे CO ना आता, क्योंकि यहाँ पे तो CO है ही नहीं ना, तो आएगा कैसे, समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 75 की बात करते हैं। 75 में अगर आप देखोगे यहाँ पे ये रिएक्शन दी है, और अगर आप सबसे पहले देखोगे तो इसमें ए पूछा है, तो ए जो है क्या होगा हम बना देते हैं, जगह नहीं है भाई, फिनॉल था तो इसमें 2 4 6 पोजीशन पे क्या आ जाएंगी, Br आ जाएगी। क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा।
ठीक है, तो ये ए हो गया बेटा, ये क्या हो गया, ये ए हो गया। अब फर्दर अगर हम बात करेंगे तो ये इसमें ये इसका रिडक्शन हो जाएगा, तो जो बी है बेटा वो बी क्या हो जाएगा, ये ओ एच इससे हटा देगा, तो ओ एच जब हटाएगा तो बचेगा क्या, हटा दिया। अब यहां पर ये Mg है, तो Mg सबसे पहले इसको जोड़ोगे तो ये सारे क्या बन जाएंगे, MgBr बन जाएंगे। ये सारे क्या बन जाएंगे बेटा, MgBr बन जाएंगे, MgBr MgBr MgBr, है ना। फिर फर्दर D2O से क्या आ जाएगा, यहां पर अगर देखोगे D प्लस, तो यहां से क्या इसको मिलेगा, D प्लस। अब ये जो है ये हट जाएगा और इन सब की जगह क्या आ जाएगा भाई, MgOHBr अलग हो जाएगा और इसकी जगह D आ जाएंगे। तो अगर आप देखोगे ये सॉरी यहां पे नहीं लगेगा, यहां पे लगेगा ऊपर वाली पोजीशन पे MgBr, है ना। अब अगर आप देखोगे तो यहां पे इनकी इस पोजीशंस को हटाकर क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ड्यूटेरियम आ जाएगा। देख लीजिए इसमें आपसे क्या पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या कह रहा है, द रेट ऑफ गैसियस एक्सप्रेशन इज गिवन बाई आर बराबर के ए का स्क्वायर बी क्यूब, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ अ वेसल इज रिड्यूस टू हाफ, मतलब वॉल्यूम हाफ हो गया, तो कंसंट्रेशन बेटा क्या हो गया, डबल हो गया, हो गया डबल। तो ए की जगह 2 अब बना दीजिए, आर डैश बराबर के 2a का स्क्वायर 3b का क्यूब बराबर आर डैश बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, और ये सॉरी ये तो 2 होगा ना, यहाँ 2 होगा, तो 8 चौक 32, 32 के ए स्क्वायर बी क्यूब। तो यहां से आर डैश बराबर 32 आर नहीं हो जाएगा, 32 आर, और आर की जगह यहां पर ए दिया गया है तो 32 ए हो जाएगा, तो 32 ए हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, 32 ए हो जाएगा, ठीक है ना, 32 ए हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से, 32 ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें, आगे चलें बेटा, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं, चलिए। मॉलिकुलरिटी ग्रेटर देन 3 इज नॉट ऑब्जर्व, बिल्कुल ठीक बात है बेटा, मॉलिकुलरिटी 3 से ज्यादा ऑब्जर्व नहीं की गई। ग्रेटर देन मॉलिकुलरिटी 3 के केस में देखिए होता क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 3 मॉलिक्यूल के कोलिजन की होती है साइमल्टेनियसली विद प्रॉपर ओरिएंटेशन, वो बहुत ही एक्सट्रीमली लो लेवल पर होती है, तो इसलिए हम लोग उसको जो है वो हम लोग के ऑब्जर्वेशन में नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज अ ट्राई मॉलिकुलर रिएक्शन, गलत है बेटा। HI का जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो जो है वो बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है, बाई मॉलिकुलर रिएक्शन है, तो ये तो गलत हो गया ट्राई मॉलिकुलर के लिए, ठीक। तो असर्शन सही है बट रीजन इज फॉल्स, थर्ड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, 77 का थर्ड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, ठीक है। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 78 में द मेजर प्रोडक्ट एक्स एंड वाई हमें दिया हुआ है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक्स और वाई के केस में आपसे पूछा है, तो ये देखो नाइट्रेशन हो रहा है, ये इसको H प्लस देगा तो ये क्या बन जाएगा, सबसे पहले CH3, तो इसको थोड़ा सा पहले लाइट कर लेते हैं,
ये CH3 और H इसके पास आ गया तो ये क्या आ गया, NH3 प्लस बन गया बेटा। ये क्या बन गया, NH3 प्लस बन गया। अब ये हो गया मेटा डायरेक्टर, ये हो गया मेटा डायरेक्टर, ये है ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो जो अब NO2 आएगा, आप बताइए, ये मेटा डायरेक्टर है तो इसके केस में मेटा पोजीशन तो ये हुई, इससे बना देता हूं ब्लैक से, मेटा पोजीशन ये हुई, और ये है ऑर्थो पैरा। तो ये क्योंकि प्लस H है इसके पास, प्लस H इफेक्ट है, तो ये ऑर्थो पैरा है। तो ये पैरा पे तो पहले से ऑक्यूपाई है पोजीशन, तो अब ये ऑर्थो पे ही दे देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। तो देखो NO2 किस ऑप्शन में दिया है इसके बगल में, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। ध्यान से देख लीजिए, या तो थर्ड होगा या तो फोर्थ होगा। मतलब दो ऑप्शन तो हमने डिस्क्रेडिट कर दिए सबसे पहले। क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात बेटा समझ में आई? ठीक है, अब जरा देखिए, अब आगे चलते हैं, इधर आ जाइए। इसकी जो पहली स्टेप होगी वो क्या होगी, CH3 NH2 दिया है ना, ऊपर से बना के देख लेते हैं। CH3 चलिए, तो अब इस रिएक्शन में हम सब लोग देखते हैं कि जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है, और इसको NHCOCH3 यहां पर आके जुड़ जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखिए क्या कह रहा है, HNO3। अब यहां पर नाइट्रेशन करा दीजिए। अब यहां पर देखिए ये H प्लस नहीं आ पाएगा क्योंकि ये प्लस M शो कर रहा है। ठीक है, और अगर हम देखेंगे तो ये भी जो है अपनी ऑर्थो पैरा पे आएगा। तो ये अब डोमिनेटिंग है, तो ये इसका ऑर्थो ये हो गया और इसका पैरा ये हो गया। पैरा पहले से ऑक्यूपाई है, तो ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा, NO2 आ जाएगा। तो देखो ऑर्थो पोजीशन पे इसके NO2 कहां पर है, क्या ये ऑर्थो पोजीशन है इसकी? गलत हो गया, ये है बेटा। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है ना। तो अगर आप देखोगे तो इसमें, अगर आप इसमें देखोगे डायरेक्ट, तो यहां पर CH3 NHCO CH3 और यहां पर क्या आ गया, NO2 आ गया। अब यहां पर NO2 आ गया। अब H2OH प्लस, हम अब यहां पे देखोगे तो ये हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। तो जब हाइड्रोलिसिस होगी तो आप देख सकते हो, मैं बना दे रहा हूं क्योंकि जगह कम है बेटा, NHCOCH3, तो ये H इसके पास आ जाएगा, H इसके पास आ जाएगा, OH इसके साथ चला जाएगा। ठीक है, इधर क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, CH3 और NO2 तो यहां पे लगा ही था, CH3 NO2 और इधर क्या है, NH2। देख लीजिए बेटा, यही ऑप्शन बन रहा है ना। हमने आपको उससे भी बता दिया है कि सीधे आप कैसे कर सकते थे। सबसे पहले फिर से समझ लें, ये जो है सीधे नाइट्रेशन हो गया, ये NH3 प्लस बन गया। ठीक है ना, NH3 प्लस जैसे ही ये बना तो अब ये हो गया मेटा डायरेक्टर। क्या हो गया, मेटा डायरेक्टर। इसकी ये है मेटा इसके रेफरेंस में, और ये प्लस एस से ऑर्थो पैरा है। पैरा पे ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है ग्रुप, तो अपने ऑर्थो पे ये इसने क्या लगा लिया, NO2 लगा लिया। अब ऑर्थो पे NO2 दो पे लगा है, तीसरे या चौथे पे, है ना। तो पहला दूसरा ऑप्शन गलत हो गया। इधर आ जाइए, सबसे पहले रिएक्शन कराई, NHCO CO3 बना। अब ये ध्यान से देखिए, ये इसकी तुलना में स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटर है, तो ये ऑर्थो पैरा है। अब ये पैरा है और ये ऑर्थो है, तो ऑर्थो पे NO2 आना चाहिए। तो NO2 से ही हमने देख के सीधे सीधे इसको ये यहां से आंसर लगा दिया, और फर्दर पूरी रिएक्शन के लिए हमने आपको डिटेल से बता ही दिया है। देख लीजिए ध्यान से, क्लियर हो गया बेटा, क्लियर हो गया। आगे चलें, आगे चलें, चलिए। द फाइनल प्रोडक्ट है फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग मल्टी स्टेप रिएक्शन। तो अगर आप देखोगे कि BR है, हम एक एक क्योंकि यहाँ जगह नहीं बेटा ज़्यादा, तो हम नीचे सॉल्व कर रहे हैं इसको। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो Mg है, तो ये MgBr बन जाएगा। ठीक है ना, सब लोग जानते हो इसको। अब फर्दर देखिए क्या कह रहा है,
Mg ईथर और फिर यहाँ पे CO2 आ रहा है, ईथर CO2, तो सीधे सीधे ये जो है बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। किसका फॉर्मेशन करेगा? बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। तो बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन कर लेगा। अब फर्दर NH3 से रिएक्शन हो रही है, NH3 से रिएक्शन, तो ये CONH2 बना लेगा, बेंजामाइड बना लिया। क्या बना लिया? बेंजामाइड बना लिया। तो इस तरह से हो जाएगा, देख लीजिए ध्यान से। अब इसने क्या बना लिया? बेंजामाइड बना लिया। ठीक, अब इसके बाद देखो, अगर आप देखोगे इसके बाद की रिएक्शन, तो ब्रोमीन से रिएक्शन हो रही है NaOH के प्रेजेंस में, तो बेटा ये एनिलीन बना देगा। क्या बना देगा? ये एनिलीन बना देगा। देख लीजिए ध्यान से, सारी रिएक्शन आपको करके दिखा दिए, आप देख सकते हैं। आप चाहते हैं तो ये पूरे जो पहली स्टेप है, ऐसे भी समझ सकते हैं, ये पूरे स्टेप में ये जो है सीधे सीधे डायरेक्ट आप बना सकते थे बेंजोइक एसिड। अब बेंजोइक एसिड में फर्दर आप NH3 से पास कराते तो CONH2 बना देते। अब CONH2 में फर्दर हम Br2NaOH लेते तो ये सीधे सीधे नेम्ड रिएक्शन है, हम सब लोग जानते हैं, सब लोग बताएंगे कौन सी नेम्ड रिएक्शन है, NH2 में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये बात क्लियर हो गई है। तो थर्ड ऑप्शन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 80 क्या कह रहा है आपसे, आपको इसको देखना है। क्वेश्चन नंबर 80 आपके सामने आपकी स्क्रीन पे, ड्यूरिंग कंप्रेशन वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो W बराबर -P एक्सटर्नल डेल्टा V, हम जानते हैं W बराबर -P एक्सटर्नल VF माइनस VI है। ठीक है, अब अगर हम VF से इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें, हम VF से सबको डिवाइड कर दें, तो W बाई VF बराबर -P एक्सटर्नल से, अब इसको भी VF से डिवाइड कर दें तो ये 1 माइनस VI बाई VF, 1 माइनस VI बाई VF हो गया, तो ये हो गया सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि इसको ओपन करके लिख दें, अगर भाई W बराबर -P एक्सटर्नल VF माइनस VI है, तो ये -P एक्सटर्नल VF और प्लस P एक्सटर्नल VI है। देख लीजिए ध्यान से, तो ये तीनों उसी के फॉर्म्स हैं। ये तीसरा फॉर्म आ गया बेटा, वो पहला है, वो दूसरा है, वो तीसरा है, तो हम लोग किसके साथ चले जाएंगे? ऑल ऑफ दीज के साथ चले जाएंगे। फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलेंगे। हमसे कह रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा? ठीक है, तो इसके लिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, अगर आप देखोगे तो इट इज ऑलवेज निगेटिव। एक्सोथर्मिक होता है, बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, तो ये तो निगेटिव होगा ही, बिल्कुल सही है। तो निगेटिव बिकॉज इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इट इज लोअर फॉर वीक एसिड कंपेयर टू स्ट्रॉन्ग एसिड, तो अगर हम देखेंगे वीक एसिड के लिए ये कम वैल्यू होगी इसकी। भाई अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए हम बात करते थे, तो इसके लिए जो वैल्यू आती थी -57.1 किलो जूल पर मोल आती थी, वीक के केस में थोड़ी कम हो जाती थी। ठीक है ना, तो ये बात भी बेटा बिल्कुल सही है। इट इज द सेम फॉर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ऑल स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस कॉम्बिनेशन के लिए ही तो वैल्यू हमने बताई है, 57.1 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती थी। इट डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, गलत बात है, इससे इसका कोई मतलब नहीं है। द हीट रिलीज इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एसिड बेस न्यूट्रलाइज, बिल्कुल सही है। हीट तो रिलीज हो ही रही है क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अमाउंट ऑफ एसिड, अमाउंट ऑफ बेस जो न्यूट्रलाइज हुआ है। तो बेटा डी ऑप्शन को काट दो तो सारे सही हैं, ए बी सी ई सही हैं, मतलब सेकेंड ऑप्शन की बात बिल्कुल सही हो गई। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया है बेटा। ठीक है, आगे चलेंगे। 82 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हमसे पूछा है मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल। तो एनायन की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके लिए अगर हम देखेंगे तो मोस्ट स्टेबल -m और लीस्ट स्टेबल होगा +m वाला। ठीक है बेटा, तो अगर आप इसको देख रहे हो, ठीक, तो
अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे CH3 लगा है प्लस I हो जाएगा, ठीक है, OCH3 लगा है प्लस M हो जाएगा, Br लगा है ये माइनस I हो जाएगा, यहाँ पर प्लस M हो जाएगा, NO2 में माइनस M हो जाएगा। तो माइनस M यहाँ पर जो है सबसे ज्यादा होगा, तो ये मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया बेटा, फिफ्थ वाला। तो फिफ्थ वाला सबसे ज्यादा स्टेबल है और सबसे कम कौन होगा, प्लस वाला। तो फिफ्थ और थर्ड देखो किसी ऑप्शन में है, फिफ्थ और थर्ड बेटा सेकंड ऑप्शन में है, फिफ्थ और थर्ड सेकंड ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में है बेटा, ठीक है। आगे चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यहां पर आपको बताना है। इन अ केमिकल रिएक्शन ऑक्सीडेशन ऑलवेज एकम्पनीड बाय रिडक्शन। देखिए अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन होगा ही होगा, ठीक है ना। जैसे हमने आपसे बात करी कि 2H2 प्लस O2 ये मिल के बन गया 2H2O, तो ये 0 0 प्लस 1 और -2। भैया अगर ये हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इसमें ये ऑक्सीजन का रिडक्शन भी हो रहा है ना, तो एक साथ ही होंगे दोनों। तो व्हेन अ नेगेटिव आयन चेंजेस टू अ न्यूट्रल स्पीसी, मतलब H2 माइनस से S बन गया, ठीक है। द प्रोसेस इज ऑक्सीडेशन, बिल्कुल ठीक बात है बेटा। ये देखो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया ना, तो ऑक्सीडेशन हो गया। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, गलत भाई, गेन करता है, क्या करता है, गेन करता है। कन्वर्जन ऑफ MnO4 2 माइनस टू MnO4 इज ऑक्सीडेशन, MnO4 2 माइनस से MnO4 माइनस मतलब +6 से +7 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन तो है ही। तो बेटा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हो जाएगा 83 का, 83 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 83 का थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक स्पीसीज, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज के लिए हमने कहा था ऑड आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का सम जो है ऑड सम आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का जो सम है वो ऑड आना चाहिए, एक्सेप्ट हमने आपसे बताया था, याद करो 10 16 32, 10 16 32 मतलब B2 O2 S2 ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक है। B2 O2 S2 ये सब क्या है, पैरामैग्नेटिक है ना। भले ही इनका सम जो है, इसका सम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, इसका कितना आ रहा है, 32 आ रहा है। अब आप सब लोग जानते हो ये पैरामैग्नेटिक है। O2 और B2 के बारे में तो NCERT में जिक्र है कि O2 के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, इन ABMO ऑफ पाई, है ना, ये आप सब लोग जानते हैं, है ना। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा। N2 अगर सम इवन है तो डायामैग्नेटिक है, हम सब लोग जानते हैं इन तीन को छोड़कर, है ना। तो N2 हमारा डायामैग्नेटिक हो गया, काट दिया। O2 पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। S2 पैरामैग्नेटिक, B2 पैरामैग्नेटिक, C2 डायामैग्नेटिक है, तो ये तो काट दिया जो है। Li2 अगर आप देखोगे तो ये भी इवन नंबर में भी डायामैग्नेटिक है, हमें पैरामैग्नेटिक चाहिए, ये भी इवन नंबर में है, ये भी काट दिया। ये 18 इवन नंबर में, ये भी काट दिया। O2 माइनस मतलब 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन, 17 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑड है, ऑड है मतलब ये भी पैरामैग्नेटिक है, तो ये भी बेटा पैरामैग्नेटिक है। O2 2 माइनस 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसको भी काट दो। तो 1 2 3 4 4 होने चाहिए बेटा, 4 होने चाहिए। तो फोर्थ आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ आंसर बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का फोर्थ आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, सीरियम +4 सॉल्यूशंस आर वाइडली यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, बिल्कुल सही है। सीरियम की जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +3 होती है, तो वो +4 से +3 में जाना चाहता है, +4 से +3 में जाना चाहता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा ये यूज होगा। CO2 एंड SO2 कैन बी डिस्टिंग्विश बाई KMnO4 एंड K2Cl2O7। भैया ध्यान से सुनिए, KMnO4 में Mn अपनी +7 मतलब हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +6 में है, और CO2 में कार्बन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो CO2 तो इनके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा, ठीक है ना। SO2 जो है अपनी इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन में है, तो यहाँ पे वो रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा ऐड करेगा, तो ये रिएक्शन कर जाएगा। अब KMnO4 को SO2 क्या कर जाएगा, डीकलराइज कर जाएगा, ठीक है ना। और जबकि डाइक्रोमेट को ग्रीन कर देगा, डाइक्रोमेट को क्या कर देगा, ग्रीन कर देगा।
तो ये डिस्टिंग्विश करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। KMnO4 पर्पल और पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑरेंज, सोडियम क्रोमेट येलो, बट दे आर ऑल डायामैग्नेटिक इन नेचर एंड कलर इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। बिल्कुल सही है। आप सब लोग जानते हो KMnO4 की जब हम बात करते हैं तो Mn में +7 आ रहा है, एक देख लीजिए आप, तो ये D0 है, तो डायामैग्नेटिक हो गया। अब इस पर अब अगर डायामैग्नेटिक है तो कलर कैसे आया, तो कलर आया चार्ज ट्रांसफर से, चार्ज ऑक्सीजन का इस पे ट्रांसफर हो गया, तो है ना, यहाँ पे क्या आ गया, ये D1 कॉन्फ़िगरेशन हो गया और कलर प्रॉपर्टी एग्जिबिट करने लगा। तो ये जो है हम जानते हैं चार्ज ट्रांसफर से होता है, ये भी बिल्कुल सही बात हो गई। अगर आप देखोगे स्टेबिलिटी का ये जो ऑर्डर आपको दिया है, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+, टाइटेनियम 2+, टाइटेनियम 3+, V2+ से V3+, तो बेटा ये SRP डेटा बेस्ड है, SRP डेटा बेस्ड क्वेश्चन है ये, है ना। आपको NCERT में साफ साफ इसका जिक्र दिया गया है, तो आप इसको याद कर लीजिए डायरेक्ट, वो सबसे बेहतर तरीका है जो मैं आपसे बता रहा हूं, है ना, क्योंकि कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है जिससे आप इसको डायरेक्ट बता सको, इसलिए आप सीधे SRP डेटा का आधार याद रखिए। इसी तरह बेटा ई में भी हो जाएगा, ठीक है, इसी तरह ई में भी याद कर सकते हो। हालांकि Mn2+ में यहाँ पर हाफ फील्ड है, तो हम इस पे ये भी बता सकते हैं, लेकिन सबसे बेहतर ये है कि SRP डाटा बेस्ड है और NCERT की लाइन है बेटा, दिया हुआ है। गैडोलिनियम हैज अ लो वैल्यू ऑफ थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बिकॉज ऑफ हाई एक्सचेंज एनर्जी। बेटा ये PYQ में पूछा जा चुका है, अगर आपको याद हो, है ना, कि गैडोलिनियम की थर्ड जो लो आयनाइजेशन एनर्जी है थर्ड, उसकी वैल्यू होती है लो, क्योंकि उसकी एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। ये बात भी बिल्कुल सही है बेटा। तो यहाँ पर अभी तक हमने जितने भी स्टेटमेंट देखे वो सारे के सारे सही हैं, तो टोटल स्टेटमेंट थे 6 और 6 के 6 सही हैं, तो सेकंड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे, सेकंड ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। आगे चलेंगे 86 में, तो 86 में अगर आप देखते हैं तो यहां पर इन होगा, ए है, ए के बाद इन न्यूट्रल आर फेंटली अल्कलाइन मीडियम KMnO4 ऑक्सीडाइजेस आयोडाइड माइनस इनटू द आयोडेट। बिल्कुल सही, NCERT की लाइन है बेटा। द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज, तो मैग्नीज जो होता है बेटा ध्यान से समझिएगा, न्यूट्रल मीडियम में MnO2 में चला जाता है, MnO2 में चला जाता है, तो +7 हो गया और ये +4 हो गया, +7 से +4 चला जाता है, तो देखो वही लिखा हुआ इन दिस रिएक्शन +7 से +4, बिल्कुल सही है बेटा। Mn+7 इज नॉट स्टेबल विद फ्लोरीन, ये डज नॉट एग्जिस्ट, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, DNE डज नॉट एग्जिस्ट, है ना, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाता है, स्टेरिक रिपल्शन हो जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। साथ साथ फ्लोरीन है बेटा, हालांकि और जो है ये इनके MnO3F, MnO4-, MnO4R ये सब नोन होते हैं। V2O5 रिएक्ट विद एल्कलीज एज वेल एज एसिड। देखो V2O5 का नेचर आप सब जानते हो कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो एम्फोटेरिक आर दोज स्पीशीज विच आर एक्ट विद एसिड एंड बेस बोथ। फील्ड स्ट्रेंथ का बहुत शानदार ऑर्डर दिया है, एज इट इज बेटा ये पूछा जा सकता है, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें सारे ऑप्शन जो हैं आपके परसों के नीट के एग्जाम में जरूर एक ना एक जरूर मिलेगा, हमें ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए पूरे ऑर्डर आपको दिए फील्ड स्ट्रेंथ का, NCERT की लाइन है, आप सबको रटी होगी, इसकी ट्रिक भी हमने बताई है कई बार आपको। एनर्जी ऑफ मॉलिकुलर ऑर्बिटल ऑफ N2 ये ऑर्डर आपको दिया गया है, तो आप देखिए N2 में 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 14 इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग का ऑर्डर है σ1s2, σ*1s2, σ2s2, है ना, ये भी ऑर्डर इसी आधार पे बिल्कुल दिया हुआ है, बस यहाँ इलेक्ट्रॉन आप फिल कर लीजिए, ठीक। तो ये सीक्वेंस सही दिया है। डाइपोल मूवमेंट H2O का ज्यादा होता है NH3 से, और NH3 का ज्यादा होता है CH-Cl3 से, ये भी बिल्कुल डेटा बेस्ड है, टेबल दी है पेज नंबर 113 में, आप उससे देख सकते हो, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस से भी कर सकते हो। तो यहाँ पर भी बेटा जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर पहला हो जाएगा बेटा, इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। आगे चलेंगे और देखिए क्या कह रहे हैं 87 में,
यहाँ पे ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, यहाँ प्रॉपर्टी दी है, यहाँ पे ऑर्डर दिया है। तो सबसे पहले हम आयनाइजेशन इंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखते हैं। तो आयनाइजेशन इंथैल्पी का जो ऑर्डर पीवाईक्यू में देखो, यहाँ पे हमें दूर से ही नजर आ रहा है आयनाइजेशन इंथैल्पी का एक ऑर्डर, देखो ध्यान से आ रहा है नजर। तो भाई बेरिलियम की आयनाइजेशन इंथैल्पी बोरान से ज्यादा, नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा। तो देखो C का 4 सीधे सीधे नजर आ गया, C का 4। अब देखो जरा C का 4 चारों ऑप्शन में दिया है, काम चलेगा नहीं भैया, काम चलेगा नहीं, आगे देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देखो ये दिया है D का थर्ड। अब D का थर्ड देखो दो ऑप्शन में दिया है, मतलब सेकेंड ऑप्शन काट दो और फोर्थ ऑप्शन काट दो, देख रहे हो, सेकेंड ऑप्शन काट दो और फोर्थ ऑप्शन काट दो। अब एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, अगर हम जानते हैं HF, HCl, HBr, HI, ऊपर से नीचे जाने पर थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। तो सबसे ज्यादा अच्छा एसिड इसमें HI है, फिर HBr, फिर HCl, फिर HF। तो अगर हम F की बात करेंगे, सॉरी E की बात करेंगे, तो E जो है E का सेकंड हो जाएगा बेटा, E का सेकंड हो जाएगा। अब E का सेकंड जो है वो आपका इसमें दिया हुआ है, मतलब हमारा जो आंसर होगा वो पहला हो जाएगा। 87 का पहला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, बॉन्ड डिसोसिएशन इंथैल्पी का ऑर्डर आप जानते हो, क्लोरीन ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। ये याद रखिएगा, ऑर्डर सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जा सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग पावर बचा है, उसे भी देख लेते हैं। अब देखो एल्युमिनियम, जो ये जो बोरॉन फैमिली है, ये ऊपर से नीचे जाने पे +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल होता है ना। तो जो थैलियम है बेटा, ये जो थैलियम है ये 3+ से 1+ में जाना चाहता है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो ये बिल्कुल सही हो गया। तो ये ए का, सॉरी ये बी का 5 हो जाएगा, बी का 5 हो जाएगा। लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, बोरॉन के जो ट्राईहेलाइड्स होते हैं उनमें ऊपर से नीचे जाने पर अगर हैलोजन का साइज बढ़ रहा है तो वो जो है लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ इनकी बढ़ती है, मतलब BF3 से ज्यादा BCl3, फिर BBr3, फिर BI3। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत 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 अच्छा सवाल। देखिए एक सवाल में कितनी सारी चीजें पूछ ली गई हैं, निश्चित तौर पे पेपर में भी आपसे इसमें कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा, ऐसा हमें लगता है। आगे चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 88 में, मोल फ्रैक्शन ऑफ 4.8 मोलल। 4.8 मोलल में 4.8 मोल्स ऑफ सोल्यूट इज प्रेजेंट इन 1 kg सॉल्वेंट। 1 kg सॉल्वेंट में, अब 1 kg सॉल्वेंट है, अब 1 kg सॉल्वेंट हमने यहाँ पे H2O लिया हुआ है ना। तो मोल्स ऑफ H2O पहले निकाल लो, 1000/18 मतलब 55.5, और मोल्स ऑफ सोल्यूट आपको दिए ही हैं 4.5। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट पूछ रहा है तो आराम से निकाल लीजिए, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, है ना। 4.5 अपॉन 4.5 प्लस 55.5, 4.5 अपॉन ये 56/4 हो गया, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये हो गया 45/600, 45/600, ये हो गया 9/120, ये हो गया 3/40, 3/40 होगा। सेकंड ऑप्शन देखिए बिल्कुल करेक्ट है, 88 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया है, 88 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो गया है, देख लीजिए भैया। आइए फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर एक साथ दे दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल बेटा, फिर से देखिए, हम लोगों को फर्स्ट, सेकंड और 0 ऑर्डर का टी हाफ लाइफ सबको मालूम होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं, टी हाफ बराबर 0. सबसे पहले हम लिख लेते हैं A/2K, ये होता है 0 ऑर्डर के लिए, ये होता है 0 ऑर्डर के लिए। टी हाफ बराबर 0.693/K, है ना, ये होता है फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है बेटा। इसके बाद टी हाफ बराबर 1/AK, ये होता है सेकेंड ऑर्डर के लिए। अगर आप ध्यान से देखते हो सेकेंड ऑर्डर और ये सारी चीजें,
तो यहां पर आप देखो सीधे सीधे कह सकते हो कि टी हाफ कांस्टेंट है कंसंट्रेशन से जीरो ऑर्डर के लिए, सॉरी फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो ए का पी हो जाएगा, ए का पी हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहां पर हमसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन बीच में नहीं है, आप लगा लीजिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए किसके लिए होता है, जीरो ऑर्डर के लिए होता है। तो जीरो ऑर्डर के लिए तो बी का क्या हो जाएगा, बी का एस हो जाएगा। अब बी का एस, ये दो ऑप्शन में दिए हैं, फिर से ये गलत हो गया है ना। अब देखिए क्या कह रहा है, अब की हमारे पास सेकंड ऑर्डर है, तो टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है सेकंड ऑर्डर के लिए, तो सी का आर हो गया। तो सी का आर देखो एक ही इसमें दिया हुआ है, तो तीन ऑप्शन हमने गलत साबित कर दिए, चौथा हमें अपने आप मिल गया, तीसरा आंसर हमारा करेक्ट हो गया। और बाकी फिर हम मिला सकते हैं, टी हाफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/a² का, ये थर्ड ऑर्डर के लिए होता है, एक जनरल एक्सप्रेशन होती है, आप उससे भी इसको कर सकते हो। खैर इसका थर्ड ऑप्शन हो गया, हमने डिस्क्रेडिट करके दिखाया एक एक ऑप्शन कि वो गलत है, उससे हमें सही मिल गया। ठीक है, आगे चलेंगे। आखिरी क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। द फॉर्मेशन ऑफ F माइनस फ्रॉम F, तो F का F माइनस बनना ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है बेटा, ठीक है, एक्सोथर्मिक है, बिल्कुल सही। O2 माइनस फ्रॉम O का बनना, तो O से O माइनस का बनना एक्सो हो गया, लेकिन O माइनस से फिर से इलेक्ट्रॉन जब ऐड करोगे तो O2 माइनस है। अब यहाँ पे सेम चार्जेस हैं, दे रिपेल ईच अदर, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी, तो प्रोसेस हो गई एंडोथर्मिक। प्रोसेस क्या हो गई, एंडोथर्मिक, तो बिल्कुल सही हो गया। द एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन टू अ मोनोवैलेंट एनायन इज डिफिकल्ट, बिल्कुल सही है, क्योंकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, बिकॉज दे हैव द सेम चार्जेस, बिल्कुल सही बात है। एंड एक्सपीरियंसेस मोर रिपल्शन, बिल्कुल सही बात है। तो स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों सही है, और स्टेटमेंट 1 का ही एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 2 है। इस हिसाब से बेटा आपका आंसर होना चाहिए पहला, क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर होगा पहला। इस तरह से हमने केमिस्ट्री का पेपर हम लोगों ने डिस्कस किया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। आपका नीट का एग्जाम है परसों, उसके लिए आप सभी लोगों को ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से एग्जाम करिएगा, सब अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।